यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की अपना जो काव्य सौंदर्य है उसका हमने फॉर्मेट देखा था, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करके आना है एग्ज़ाम में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। और अभी थोड़े टाइम पहले 1 बजे आपकी जो है विद्यापति के पद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए मैंने और भी ईजी कर दिया है। उस वीडियो में मैंने केवल और केवल आपको फॉर्मेट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है अपना ये क्वेश्चन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने भी आपके पद हैं, कविता हैं, ठीक है, उन सब का हमें काव्य सौंदर्य अगर हम पहले से ही करके चले जाएंगे तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, आप उसे अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए अच्छी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप हमारे यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, उसके होम पेज से साइड में जो यूट्यूब का ये वीडियो का फीचर है इसमें जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना विद्यापति का पद कवर कर लिया, तुलसीदास के पद कवर कर लिया। इसके साथ साथ हमने काव्य सौंदर्य की जिसकी बात कर रही थी, ये वीडियो देखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखना जरूर है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने अभी आपका जो ये पत्रकारिता लेखन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। और इसके साथ साथ अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपकी देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर इन सबको देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, यहाँ पर काव्यांश दिया गया है हमें और कहा गया है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताना। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे केवल और केवल भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो उसे केवल और केवल भाव सौंदर्य लिख के आएंगे, अगर आपसे शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो केवल शिल्प सौंदर्य लिख कर आएंगे। पर जब आपसे कहा जाता काव्य सौंदर्य लिखिए तो उसमें आपका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया पुलकी समीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाड़े, ये जो है आपका भरत राम का जो प्रेम है उसमें से आपका आया हुआ है। इसमें जो सबसे पहली बात तो ये है आपको जितनी पोएम है वो आनी चाहिए, अपनी कविताएं जो है समझ में आनी चाहिए, तभी आप करके आ सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न होता है आपका जिसमें आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं, यानी कि आपका ज़्यादा डीप में नहीं देखा जाता है। तो इसमें हम भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे, जो भाव यहाँ पर हमें पता चल रहे हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भरत की जो मनोदशा है उसका चित्रण किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया, यानी कि बारीकी से चित्रण किया गया। ठीक है, यहाँ पर मुनि जो वशिष्ठ है वो भरत को कह रहे हैं कि तुम जो है अपने प्रभु राम के समक्ष जो है कुछ बात कहो, तो भरत राम के समक्ष क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो आपको एक एक लाइन जो है यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है और भरत जो है यहाँ पर पुलक की जो समीर है उसके समान यहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि वायु के समान बताए गए हैं। और इसके साथ साथ जो भरत की भाव व्याकुल मनोदशा है उसका पता हमें यहाँ पर चलता है, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं उसमें क्या अश्रुधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। केवल इतना लिखेंगे काफ़ी होगा, इनफ होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, हमें केवल और केवल भाव बताना है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कवि। ठीक है, अब जो शिल्प सौंदर्य मैंने जैसे आपको बताया था किन चीज़ों से जो हमारा यहाँ पर कवि है उसने इसको सजाया है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जो अपना शिल्प सौंदर्य है। पर मैं यहाँ पर सजेस्ट आपको पिछली वीडियो में जो बताया था उसी तरीके से कहूँगी कि आपको क्या करना है, भाषा लिखनी है। ठीक है, भाषा लिखा और फिर आपको ऐसा डैश करके यहाँ पर जो भी भाषा का प्रयोग किया गया वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अलंकार लिखोगे इस साइड, फिर डॉट डॉट ऐसे किया और यहाँ पर अलंकार का नाम लिखोगे और किस चीज़ में प्रयुक्त हुआ है वो भी बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो जो काव्य सौंदर्य की वो देखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर केवल और केवल आपका कवर करवाया जा रहा है कि आपको इस जो भी पंक्तियाँ आएंगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही पता हो। तो हमारा यहाँ पर जो ये पुलिक समीर है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि उसके समान उसके प्रकार के रूप में बताया गया है। ठीक है, नीरज नयन में हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर न की आवृत्ति 1 से ज़्यादा बार हुई है, यह भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखो अगले वाले में आ गया नीरज नयन में अनुप्रास अलंकार। इसके साथ साथ नीरज नयन यानी कि कमल के समान नेत्र, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसके समान बताए हैं। तो जहाँ पर समानता की बात हो रही है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर है अवधी भाषा। आपको ध्यान रखना है भरत राम का जो प्रेम है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग है, और आपका इसी के अंदर तुलसीदास के जो पद आते हैं उसमें आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये दो चीज़ याद करके जानी है आपको, ठीक। और ये चौपाई छंद है आपका, ठीक है। तो छंद लिखोगे इस तरीके से और फिर यहाँ पर डैश करोगे, यहाँ पर चौपाई लिख दोगे, इस तरीके से करना है, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फरी की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये जो है आपका, ये भी भरत राम के प्रेम से आया है, और इसमें जो हमारा भाव सौंदर्य है वो हमें बताना है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो चौपाई दी गई है इसमें कवि क्या कर रहा है, दो दृष्टांत यानी कि दो जो उदाहरण है उसके द्वारा जो भरत की मनोदशा है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर भरत के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर दो जो एग्जाम्पल है वो क्या लिए, कोदव की बाली यानी कि जो खराब जो अनाज होता है उसकी जो बाली होगी उसमें से भी तो क्या होगा, खराब अनाज ही उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और तालाब की जो काली घोंगी है उसमें से भी क्या है, मोती जो है अच्छे उत्पन्न थोड़ी ना होंगे, मोती थोड़ी ना उत्पन्न होगा उसमें से। तो इसी तरीके से जो भरत है यहाँ पर सारा इंजाम अपनी माता कैकेयी के ऊपर ना लगाकर उसका कहना ये है कि अगर मेरी माता खराब है, उसका व्यवहार खराब है, तो मैं भी तो बुरा हूँ ना। तो इस तरीके से उसका स्वभाव यहाँ पर, भरत का जो स्वभाव है यहाँ पर वो दिखाया गया, ठीक है। और अब जो है आपको शिल्प सौंदर्य यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि कवि ने क्या चीज़ कही है, ये नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है, किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, किसकी मनोदशा के बारे में बताया जा रहा है, भरत क्या कहना चाह रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब शिल्प सौंदर्य में आपको क्या बताना है कि इसमें जो मुक्ता प्रसव है इसमें शिशु के जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जो हो गया, और की कोदव जो है, ठीक है, की कोदव में अनुप्रास अलंकार क की आवर्ती हुई है। दृष्टांत अलंकार है, जो दृष्टांत अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर भी हमें दृश्य दिखाई देता है। जब आप इस पंक्तियों को पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों के सामने ऐसा लग गया ना कि सब बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो श्री राम है वो बैठे हुए, भरत खड़े हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने मूवी की तरह चल रही है, तो इसलिए दृष्टांत अलंकार हो गया। भाषा जैसे मैंने कहा था अवधी भाषा, और छंद चौपाई है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो लाइन बन जाएंगी, इन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया पर आप इसे सेपरेट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से लिखना है, भाषा लिखकर फिर अवधि लिखनी है और फिर छंद लिखकर और चौपाई लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कभू समूची वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। ये जो है आपका, ये है आपका कहाँ से आया है, ये आपका आया है, ये जो है भरत राम का प्रेम में से नहीं आया है, ये आपका जो है तुलसीदास के पद से आया है, जिसमें कौशल्य जो है, कौशल्य माता के बारे में बताया गया है। तो कबू समूची वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, इसमें ये बताया गया है, इसकी अगर हम कहें तो इसमें बताया गया है कि जो माता है वो ये बता रही है कि माता जो है एकदम से सारी चीज़ें देखती हैं, उन्हें लगता है कि वो भूल गई है कि राम जो है वन गमन को गए हैं, ठीक है। तो 14 साल के वनवास को गए हैं, उन्हें नहीं पता होता है, पर एकदम से जब उन्हें ये पता चलता है कि राम जो है वन गमन को गए हुए हैं, वनवास को गए हुए हैं, तो एकदम से चित्र के समान क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर कौशल्या जो माता है उनकी मनोदशा के बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ हो गई, और इसका एक एग्जांपल देकर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि चित्र के समान वो चकी सी खड़ी रह जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर चकी चित्र लिखी सी में आपका अनुप्रास अलंकार है। कोई जो अलंकार है अगर आपको ना भी मिले, अनुप्रास अलंकार इतना ईजी होता है, कहीं ना कहीं से बच्चा, हर कोई बच्चा जो होता है अनुप्रास अलंकार खोज निकालता है, ना निकले वो अलग बात है। तो च और च की आवर्ती अगर बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार आएगा। चित्र लिखी सी, देखो उपमा अलंकार कहाँ पर लगता है, जहाँ पर सा सी इस तरीके से होता है। तो चित्र लिखी सी का मतलब क्या, चित्र के समान, ठीक है। तो जहाँ पर समानता की बात हो रही है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार आ गया। और भाषा, यहाँ पर ब्रज भाषा, जैसे मैंने कहा तुलसीदास के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और भरत राम का जो प्रेम है उसमें आपका किसका प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और चौपाई छंद है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जे पे, जस्ट अ सेकेंड, जे पे चचाई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे। यानी कि यहाँ पर हमारा जो काव्य सौंदर्य है उसमें हमारा भाव सौंदर्य क्या आएगा, उसमें हमारा भाव सौंदर्य ये आएगा, ये भी जो आपका किस में से आया हुआ है, ये भी आपको तुलसीदास के पद में से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखती पहचान में आना चाहिए कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तभी आप भाव सौंदर्य लिख सकते हो। और हाँ, अगर भाव सौंदर्य ना भी आता हो तो आप जो है उसमें शिल्प सौंदर्य जरूर लिख के आ जाना, कम से कम आपको आधा एक नंबर कुछ तो मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, इसमें जो है राम के जो अश्व हैं उनकी मनोदशा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो उन अश्वों को पानी पिलाकर, जो कमल जैसे जो हाथ हैं उनसे जो पानी पिलाकर उन्हें पुचकारा भी जाता है, फिर भी जो है उन्हें जो है राम का स्पर्श चाहिए, यानी कि वो फिर भी जो है दिन भर दुबले होते जा रहे हैं, उन्हें तो राम के हाथों का स्पर्श चाहिए। ठीक है, यानी कि भरत जो है बहुत अच्छी सी देखभाल कर रहा है उनकी, फिर भी जो है वो दिन भर कमज़ोर होते जा रहे हैं, उन्हें तो राम जो हैं उनके हाथों का स्पर्श चाहिए। ठीक, अब इसका जो हमारा शिल्प सौंदर्य है उसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पे, पेआई, पोखी, इन तीनों में प की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। कर पंकज, यानी कि जो कमल जैसे जो यहाँ पर हाथ हैं, कमल रूपी जो हाथ है उनकी व्याख्या की गई है, कमल रूपी हाथ, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, वार वार, ये जो दो बारी एक शब्द जो है दो बार रिपीट हुआ है तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो एक अनुप्रास अलंकार और एक आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको तो छांटना सीख ही लो क्योंकि ये आपको ईजिली आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, अब देखो भाषा, ब्रज भाषा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर हम आगे देखें तो आगे आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। तही रघुनंदन लखुन सिय अनहित लागे जाही, तासु तन्य तजी दुसे दुख देव सवहाई काही। अब यहाँ पर जो भाव सौंदर्य है उसके अंतर्गत क्या बताएगा, जो भरत है उनकी जो आत्मा परिताप स्वयं पर कटाक्ष कर रही है, यानी कि जो भरत वो अपनी माता कैकेयी पर इंजाम नहीं लगा रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो अपनी आत्मा पर ही क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि तू भी तो उसी प्रकार का है, तू भी तो उसी जो माता है उसका पुत्र है, तो तू भी तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि वो माता में कमी ना देखकर वो अपने अंदर कमी देख रहे हैं, तो उनकी इस मनोदशा के बारे में यहाँ पर बताया गया। बस इतना हमें बताना है कि क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर क्या दिया गया है, मैं आपको कहूँगी आप नोट कर लेना, एक बार नोट करोगे अपने हाथों से, क्योंकि काम चोरी करोगे फिर तो नहीं होने वाला, तो नोट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शिल्प सौंदर्य में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर तासु तन्य तजी, इन तीनों में त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे दुख देव, इन तीनों में द शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, शब्द यहाँ पर जटिल जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया, पर जो प्रभाव है वो उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके के शब्द का प्रयोग जहाँ पर होना चाहिए था वैसे ही किया गया है इस पद के अंतर्गत। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया क्योंकि ये जो है आपका भरत राम के प्रेम से लिया गया है, तो भरत राम के प्रेम में अवधि भाषा का प्रयोग है और आपका तुलसीदास के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला जो है यहाँ पर दिया गया है, भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जनी तिहारी, तदपि दिन ही दिन होवत जहवरे मनहु कमल हिम मारे। यानी कि भरत जो है इतना ज़्यादा सेवा करते हैं, जो राम के घोड़े, ठीक है अश्व, जो राम के जो घोड़े हैं उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं भरत, फिर भी वो क्या दिन भर दुबले होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है घोड़ों की जो अश्व हैं उनकी मनोदशा के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर भाव सौंदर्य। और आपका शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, तदपि से लेकर आपके जो ये लाइन है पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर पूरी लाइन है इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर सोगुनी सार में आपका स जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ, यानी कि जो शब्द का जो पहला वर्ण होता है अगर वो एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, अब आगे देखिए, भरत सोगुनी सार करत है, ये तो वही वाला रिपीट हो गया। देखो, जन्नी निरखती बाण धनुया बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जू की ललित पनहिया कबहू प्रथम जियो जाए जगावती, कही प्रिय वचन सावरे। ठीक है, यहाँ पर जो है माता की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि जो कौशल्या माता है उनकी मनोदशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से जो कौशल्या माता है वो ये भूल जाती है कि राम वनगमन को गए हैं और वो जो क्या करती है नित्य, जिस प्रकार से वह प्रतिदिन उनकी राम को उठाती हैं, उनकी जूतियों को अपने जो हृदय है, अपने जो आँख हैं उन पर लगाती हैं, और इसके साथ साथ वो बार बार इस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, वो इस तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं कि उन्हें याद ही नहीं है, वो भूल गई हैं कि राम जो है वनगमन को जा चुके हैं। वो उन्हें उठाती है कि उठो राम, जाओ अपने पिताश्री के पास जाओ, उन्हें उठा कर आओ, इस तरीके से कह रही है। तो राम के प्यार में किस प्रकार से कौशल्या माता बावली सी हो गई है, इस चीज़ का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है,
यहाँ पर माता की मनोदशा का चित्रण किया गया। अब शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा, माता कौशल्या की जो यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया, उनकी पीड़ा का, उनकी जो वेदना है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रस क्या होते हैं। तो रस का मतलब है पढ़ने के बाद जिस चीज़ का हमें अनुभव होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो जूतियाँ, छोटी छोटी जो जूतियाँ होती हैं उन्हें माता अपने हृदय पर लगा रही हैं, अपने आँखों को छू रही है उनसे। तो ये चीज़ें, और इसके साथ साथ राम को उठा रही हैं, यानी कि उनके बचपन की चीज़ें याद कर रही हैं माता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बचपन की चीज़ें जब भी आती है तो वहाँ पर वात्सल्य होता है। जहाँ पर भी बचपन आता है वहाँ पर वात्सल्य होता है, ठीक है। तो वात्सल्य रस का यहाँ पर अनुभव किया गया। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की आवर्ती, एक शब्द एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। भरत राम का जो प्रेम है उसमें आपका अवधी भाषा है और तुलसीदास के पद में आपकी ब्रज भाषा है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि सारी की सारी कविताएं और पद जो है एक ही वीडियो में करवा रही हूँ, तो लॉन्ग तो होनी है ना। और हाँ, लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो। देखो आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, तो अब आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है। अब देखो हमारी जो 12 मासा कविता है, जो ये 12 मासा है, इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, यह तन चारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, मकु तेहि मार्ग होई परे कंत धरे जहाँ पाऊँ। यहाँ पर जो इसकी भाव सौंदर्य है उसमें हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो नागमती है उसकी जो मनोदशा है उसका चित्रण किया गया है, उसकी वेदना का चित्रण किया गया है कि इस प्रकार से जो नागमती है, हमारी जो नायिका है, वो किस प्रकार से कह रही है कि ये जो तन है, ये जो शरीर है, वो क्या हो रहा है, हवा की तरह उड़ रहा है। और ये जो है हिल हिल कर क्या करेगा, अब मेरे प्रीतम के मार्ग में, यानी कि अब उसका कहना ये है कि ये जो वियोग की अग्नि है उसे जला रही है और जलाकर राख बना दे रही है उसके शरीर को। और उसका मानना ये है कि ये जो राख है ये उड़कर उसके प्रीतम के पैरों के आसपास गिर जाए, जिससे कि उसका प्रीतम अगर उस पर चले, उस राख पर, उस रास्ते पर चले, तो वहाँ पर क्या हो, उसकी राख का स्पर्श, यानी कि उसके शरीर का स्पर्श तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक कि वो उसका कहना ये है कि अगर हम मिल नहीं सकते हैं तो मेरे शरीर की राख बनकर उसके मार्ग में बिछ जाए, उसके रास्ते में बिछ जाए, जिससे मेरा जो प्रियतम है उसका स्पर्श मुझे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मनोदशा का चित्रण किया गया है। आप देखो यहाँ पर जो है अतिशयोक्तिपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। 12 मासा में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी जो आप क्या है कि 12 मासा की कोई भी लाइन उठकर आ जाए उसमें आप लिख सकते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया, किसी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 12 मासा की कोई भी पंक्ति आ जाए उसमें आप अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, ये आप किसी में भी लिख सकते हो। तीसरी बात भाषा अवधि है, ये आप किसी में भी लिख सकते हो। विरह वेदना का वर्णन किया गया है, ये आप किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। 12 मासा की पंक्ति की बात हो रही है। और रस जो है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया यहाँ, यानी कि श्रृंगार रस क्या होता है, जो प्रेम का जो रस होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जब जो है दो नायक और नायिका मिलते हैं तो वो श्रृंगार रस होता है, और जब नायक और नायिका प्रेम में बिछड़ जाते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आप ये किसी में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है शिल्प सौंदर्य यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब जल्दी से फटाफट से आगे देखते हैं। सीरी अग्नि बिरहिनी जिए जा रहा, इसे आप पूरा रीड कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक लाइन रीड करूँ और फिर आपको बताऊँ। केवल मैं यहाँ पर आपकी सारी पंक्तियाँ कंप्लीट कर रही हूँ जिसमें आप क्या चीज़ें लिखकर आ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है अगन मास जो महीना है, क्योंकि 12 मास का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ 12 महीनों की जो चित्रण है किया गया है। नागमती यानी कि जो नायिका है उसकी मनोदशा का 12 महीने में चित्रण किया गया है। किस तरीके से महीने बदलते हैं और किस तरीके से जो नागमती है उसकी मनोदशा बदलती रहती है, ठीक है, अपने प्रियतम की याद में। तो यहाँ पर जो विरहनी है उसकी दशा का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ हमें बताया गया है कि जो ये अगन मास है उसमें क्या हो जाती है, हवा बहुत तेज़ चलती है और इस ठंडक, ये जो हवा होती है बहुत ठंडक पहुँचाती है, पर फिर भी जो है विरहनी के हृदय में ऐसी आग उत्पन्न हो रखी है कि उसे जो है यहाँ पर ये जो हवा है वो भी कुछ काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अब जो है विरहनी को क्या हो गया है, वियोग में भस्म होती जा रही है, यानी कि जलती जा रही है वियोग में, ठीक है, ये बताया गया है। और यहाँ पर विरहनी कह रही है, नायिका जो विरहनी है वो कह रही है भोरे और कोय, इन दो को संबोधित करते हुए नायिका कह रही है कि हे भोरो, हे को, ऐसा करो तुम मेरे जो दूत बनकर जाओ, मेरे प्रियतम के पास जाओ, दूत बनकर उन्हें जाकर मेरा संदेश पहुंचाओ और उन्हें ये भी बताना कि
तुम्हारी जो नायिका, यानी कि नायक के पास जाएंगे वो, तुम्हारी जो नायिका नागमती है वो जलकर क्या हो रही है, भस्म हो रही है, और उसी से धुआं निकलकर हम क्या हो गए, काले हो गए हैं। तो ये जो है आपका कोए और भोरे वाला, ये मतलब मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें फटाफट शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। समीर ये जो है इस पूरे में आपका विरोधाभास अलंकार है, और अतिशक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे मैंने कहा था, ये आप लिख सकते हो। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सुलगी, एक शब्द एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ, ठीक है। और दुग्ध में आपका जो अनुप्रास अलंकार, क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हुई है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और चौपाई जो दोहा छंद उसका प्रयोग किया गया। अगला देखो, सोर सुपेती हावे जूड़ी, जानहू सेज हिमवचल बूढ़ी। यहाँ पर जो भाव सौंदर्य क्या बताया गया, यहाँ पर पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है। अगर आपको मास का पता है, कौन सा मास है, कौन से महीने के बारे में बताया गया, तो वो लिख सकते हो, जैसे पूस मास, ठीक है। नहीं पता तो आपको क्या कहना है कि यहाँ पर नागमती की मनोदशा के बारे में मार्मरिक चित्रण किया गया है, ठीक है, लाइन रट लो, ये लिखनी है। फिर इसमें आपको बताना है किस तरीके से किया गया कि जो भयंकर शीत में जो नायिका है उसको जूड़ी चढ़ा दी है, यानी कि जो भयंकर जो शीत है उसमें ठिठुर जाते हैं, इस तरीके से नायिका ठिठुर गई है, अब जो है वो बिस्तर पे जा रही है, तभी भी उसकी जो ठंड है वो यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे कि सर्दियों में हम बिस्तर पे जाते हैं, अपने बेड पे जाते हैं और कंबल वंबल ओढ़ते हैं, तो हमारी ठंड जो है कंट्रोल में हो जाती है, पर नायिका के यहाँ पर ठंड जो है कंट्रोल में नहीं हो रही है, उसे तो अपना जो प्रियतम है वो चाहिए, जिससे क्या उसकी ठंड कम हो सके, ठीक है। अब आगे देखो, शिल्प सौंदर्य क्या है, यहाँ पर शिल्प सौंदर्य में आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें आपका कौन सा शब्द उत्प्रेक्षा, यहाँ पर उपमेय और उपमान के जहाँ पर जो क्या होता है, प्रकट होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सेज और हिमवचल, इनमें क्या हो, सेज जो है यहाँ पर उपमेय है और हिमवचल यहाँ पर उपमान है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होगा, ठीक है। सोर सुपेती, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि स शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हुई है, और भाषा आपकी अवधि है, चौपाई छंद है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है, तो तीन चीज़ें आपकी कॉमन है, ठीक है। आगे देखो, विरह से चान भवे तन जाड़ा, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, यानी कि यहाँ पर अब जो है भाव सौंदर्य में क्या बताया गया, नागमती की जो वियोग व्यवस्था है, जो वियोग मनोदशा, उसके बारे में चित्रण किया गया, उसकी वेदना के बारे में चित्रण किया गया, उसकी पीड़ा के बारे में चित्रण किया गया। इन तीनों में से आप कोई भी एक लाइन उठाकर लिख सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से विरह, यानी कि जो विरह है, अलग जो हो गए हैं नायक और नायिका, उसका जो विरह है, जो दुख है, वो विरह क्या कर रहा है, अब नायिका को क्या कर रहा है, एक पक्षी की भांति क्या कर रहा है, उसके शरीर को खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विरह व्यथा है नायिका की, नागमती की, उसका चित्रण किया गया, उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया। शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा, विरह से चान। अब विरह से चान जो है, विरह रूपी जो बाज है, से चान का मतलब बाज, तो विरह रूपी बाज जो है उसे खा रहा है, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। और विरह एक मानव के तौर पे, पक्षी के तौर पर दिखाया गया, इसलिए मानवी कण अलंकार यहाँ पर हो गया, ठीक है। वियोग जो है यहाँ पर चरम अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है, ये बताया गया है। और अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद का प्रयोग है, तीन चीज़ें आप कॉमन लिख सकते हो किसी भी 12 मासा में, ठीक है। आगे देखो, पीएसओ केहू संदेश रहे भव रहे काग सो धनी, ये वही वाली लाइन है जो हमने पूरी जो पंक्ति दी गई थी उसमें पढ़ी थी कि जो हे भवरे, हे काग, तुम क्या करो, मेरा संदेश लेकर मेरे प्रियतम के पास जाओ और उन्हें ये बताओ कि तुम्हारी नायिका जो है किस तरीके से पीड़ित है तुम्हारे वियोग में, और वो इस तरीके से जल रही है कि उसमें से जो धुआं निकल रहा है उससे हम काले हो गए हैं। तो इस तरीके से जो विरह व्यथा है उसका चित्रण किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अघन मास महीने की जो शीत है वो दिखाई गई है, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट आपका शिल्प सौंदर्य में। और जो यहाँ पर भोर और काग है उन्हें दूध बनाकर भेजा गया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप जो है यहाँ पर बता सकते हो शिल्प सौंदर्य में। अतिशक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया, भाषा अवधि और छंद दोहा है, ठीक है, क्योंकि दोहा किस तरीके से है, पूरी की पूरी आपकी इतनी बड़ी जो लाइन है ऐसे लिखकर फिर दो लाइनें अलग से दी गई है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका छंद दोहा हो जाता है, जो दो लाइन इस साइड दी जाती है, और ये चौपाई है आपकी ऊपर की, ठीक है। आप एक बार बुक खोल के अपनी आंसर ठीक है देखना। अब देखो अगला है, तन जस पियर पात भाव मोरा, इसे पूरा पढ़ लेना आप वीडियो पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है, इसमें जो जयसी है आपको ध्यान रखना है, 12 मास जो है उसके रचयिता कौन है, जयसी हैं, वो फागुन मास जो है उसमें नागमती की जो विरह जो अवस्था है उसका मार्मरिक चित्रण कर रहे हैं कि फागुन मास में जो हवा है उसे किस प्रकार से झकझोर रही है, शीत लहर जो है वो चल रही है, और वो जो है सहना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है उसके लिए। इस मास में जो पेड़ पत्ते हैं वो झड़ते जा रहे हैं और वे बिना पत्तों के हो गए हैं, वे
मतलब कि चित्रण किया गया इस मास का पूरा यहाँ पर। और नागमती की जो विरह है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब उससे और सहा नहीं जा रहा है अपने प्रियतम का बिछुड़ना। ठीक है, नागमती के विरह त्याग की जो भावना है वो निहित है इसमें। ठीक है, और जो अलंकार, शिल्प सौंदर्य में क्या लिखेंगे, अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार किस चीज़ में है, तन जस मोरा। ठीक है, ये पूरी पंक्ति में। रूपक अलंकार किस में है, रूपक अलंकार आपका जो है विरह पवन में रूपक अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास में कौन सा है, अनुप्रास ये है फूल फर, फ जो है उस वर्ण की आवर्ती एक से ज़्यादा बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। भाषा, अवधि, चौपाई जो दोहा हमारा छंद है, रस जो है वियोग श्रृंगार रस है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, भाषा लिखो, डोट लगाओ और अवधि लिख दो। ठीक है, आगे देखो, तुम बिन कंता धनी हरोही तन तिनूर भाव डोला। यहाँ बताया गया कि तुम्हारे बिना हे कंता, हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे बिना तुम्हारी जो ये जो नागमती है वो विरह व्यथा में इस तरीके से जो है पीड़ित हो चुकी है कि अब जो है वह सूख कर काटा हो गई है। ठीक है, और उसका शरीर वृक्ष की भांति क्या कर रहा है, हिल रहा है। ठीक है, यानी कि अब वह अपने जो शरीर है इतना ज़्यादा हल्का हो गया है, उसको क्या कर सकती है, वो कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जो है विरह से उसे जलाकर राख किए दे रहा है और उसे राख बनाकर उड़ा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया उसके विरह व्यथा का। अब शिल्प सुंदर में क्या लिखोगे, नागमती की विरह वेदना जो है अभिव्यक्ति हुई है, ये लाइन भी अभी आप 12 मासा की किसी भी पंक्ति में लिख सकते हो। तनु तीनुवर में जो है आपका त जो है उसकी आवर्ती एक से ज़्यादा बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अतिशोक्तिपूर्ण जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया, इसे भी आप लिख सकते हो किसी 12 मासा ही पंक्ति में। भाषा, अवधि है और छंद दोहा है, ये भी कॉमन है आपके। ठीक है, अब देखो अगला है आपका रक्त ढरा आंसू घरा हाड़ भय सब संख धनी सारस होई डरी। यानी कि हम पर दिखाया गया है कि जो विरहनी है अब जो है उसकी विरह व्यथा इस तरीके से हो गई कि उसका शरीर जो है अब सारा का सारा जो रक्त है वो बह गया उसके शरीर का, यानी कि खून जो है उसके शरीर में नहीं बचा है। यानी कितना ज़्यादा अतिशोक्तिपूर्ण का मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा खून बह गया अभी वो जिंदा, ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल, पर यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, शरीर का जो मांस है वो सारा का सारा गल चुका है। ठीक है, उसकी हड्डियाँ जो है शंख के समान हो गई हैं, जैसे शंख में दिखाई देता उस तरीके से। ठीक है, तो मैं तो सारस की जोड़ी की भांति प्रिय को रटती हुई मरी जा रही हूँ। एक सारस की जोड़ी होती है जो रात को ही दिखाई देती है, तो उसकी भांति जो है, ये पक्षी होता है सारस। ठीक है, उसकी भांति है, और अब मैं मरण अवस्था में, अब मैं मरने वाली हूँ, अब तो मेरे प्रिय यहाँ आकर मेरे पंखों को समेट लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नागमती है उसे क्या एक पक्षी की तरह दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ भी आप क्या लिख सकते हो, शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हो। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया क्या है। ठीक है, ये कॉमन है आपका। सब संख में आपका अनुप्रास अलंकार स की आवर्ती एक से ज़्यादा बार हो गई है। ठीक है, भाषा, अवधि है, दोहा, छंद है। ठीक है, और यहाँ पर जो विरह व्यथा है उसका वर्णन किया गया है। तो ये आपके 12 मासा का मैंने कंप्लीट कर दिया। जो है इसके विद्यापति के पद भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और फटाफट विद्यापति के पद देखो, इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है एक मोर मन हरि हर ले गेल रे अपनो मन गेल। यहाँ पर कहा गया भाव सुंदर में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो नागमती पर बोल रही हूँ, यहाँ पर जो विरहनी नायिका है उसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से उसका जो प्रियतम है वो क्या कर गया है, उसका जो प्रियतम यानी कृष्ण जो है उसका जो मन है वो तो ले गए हैं, साथ ही साथ कृष्ण अपना मन तो ले गए, यानी कृष्ण गए हैं तो उनका मन उनके साथ चला गया है। और उसके साथ साथ जो नायिका है उनका मन जो है उनके पास नहीं है बल्कि कृष्ण के साथ गया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। शिल्प सौंदर्य में मोर मन में आपका और हरिहर में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हरिहर जो है आपका इसमें यमक अलंकार भी है, हरि मतलब कृष्ण होता है और हर मतलब हर लेना। ठीक है, तो यमक अलंकार हो गया। मैथिली भाषा का प्रयोग आपको ध्यान रखना है। विद्यापति के पद में वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो आपका 12 मासा में भी वियोग श्रृंगार रस है और आपका विद्यापति के पद में भी आपका वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला देखो, जन्म अवधि हम रूप निहारल नया न तृप्ति बेल सोहे मधुर बोल सुहावनी सुनल पथ परस न गेल। यहाँ पर जो भाव सुंदर उसमें क्या बताएंगे कि जो इन पंक्तियों में जो नायिका है उसकी दशा का चित्रण किया गया। पहली लाइन तो यही हो जाएगी, फिर आप जो ये दी गई है पंक्तियाँ उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो नायिका है वो कहती है कि जो जन्म जो अवधि है उससे हम क्या कर रहे हैं, जब से जन्म लिया है, जब से मैंने क्या किया है, उन्हें निहारा है, उन्हें देखा है, कृष्ण को देखा है, पर अभी तक उसकी जो नयन है, जो नेत्र हैं वो तृप्त नहीं हुए हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें और देखने
देखने का मन करता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इतनी बार मैंने उनकी आवाज़ सुनी है, पर मुझे ऐसा लगता है, यानी कि नायिका को ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी जो कृष्ण अपने नायक की आवाज़ सुनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसकी सखी कहती है कि प्रेम की व्याख्या करो, तो वो इस तरीके से बताती है कि प्रेम जो वो स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है, ठीक है। शिल्प सौंदर्य में क्या बताएंगे आप, यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर निहार, नयन और इन सब में आपका पथरस, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। और संयोग काल में भी अतृप्ति की अनुभूति, यानी कि जब दोनों के दोनों नायक और नायिका जब मिले हुए थे तभी भी क्या था, तभी भी अनुभूति जो है अतृप्ति, यानी कि जब संतुष्टि नहीं होती है उसे हम अतृप्ति कहते हैं, तो उसकी अनुभूति हो रही है यहाँ पर नायक और नायिका को, ठीक है। भाषा मैथिली प्रयोग की गई है विद्यापति के पद में, ठीक है। अगला देखो, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। यहाँ बताया गया है इस काव्यांश में विरहनी नायिका की जो मनोदशा उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। जो वियोगनी नायिका है वो प्रीतम के विरह में प्रतिदिन क्या हो रही है, प्रतिक्षण क्या हो रही है, क्षीण होती चली जा रही है, घटती जा रही है। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की 14वीं को क्या होता है, जो चंद्रमा है वो क्या होता है, वो घटता जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से नायिका भी दिन भर घटती जा रही है। तो यहाँ पर नायिका की समानता चंद्र के समान, वो भी कृष्ण पक्ष के चांद के समान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य में क्या बताया गया है, शिल्प सौंदर्य में बताया गया है कि जो वियोग जो चरम अवस्था है उसका आकलन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। वियोग के बारे में बताया गया, क्षण क्षण में आपका क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार या फिर विपक्षा अलंकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपमा अलंकार, क्योंकि समान दिखाया गया है नायिका को चांद के समान, वो भी कृष्ण पक्ष के चांद के समान दिखाया गया। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष का जो चांद होता है वो घटता जाता है, उसी प्रकार से जो ये हमारी नायिका है वो भी घटती जा रही है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है, 14 चांद और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है। और इसी के साथ जो आपकी जो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो आपको कैसी लगी, मैंने सारी जो कविता है वो कंप्लीट कर दी हैं, पद कंप्लीट कर दिए हैं, और अब मेरा गला दुखने लग गया है। तो अगर आपको मेरे जो एफर्ट्स हैं अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक छोटी सी कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और मुझे पता चल सके कि इतने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जो हैं अपना जो एग्ज़ाम है उससे पहले सारी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।